देखा जाए तो आप दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्वान की सेवा भी आप कर चुके हैं। जितना भी बताया जाए आपके बारे में शायद मुझे ऐसा लग रहा है उतना ही कम है। इसीलिए हिंदी की सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में आपको निर्मल वर्मा पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। मैं आपका डॉक्टर भट्ट के परिचय को वास्तव में अगर देखा जाए किसी दायरे में बांधना ये शायद मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि इतना परिचय व्यापक है, विस्तृत है और जाहिर सी बात है कि आपका जो साहित्यिक कार्य है वो बड़ा विराट है। मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर आपका खैर मकदम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कि आपने साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं उन सब का खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं अब डॉक्टर रमेश भट्ट जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें और आपका विषय है वैश्विक स्तर पर हिंदी की दिशा और दशा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। और आज की नजर से भी देखा जाए ये टॉपिक आपका बड़ा जो है वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली हुई है। स्वागत है आपका। मैं वुमेन्स कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभारी हूँ डॉक्टर भट्ट का कि उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप से हमारे कॉलेज के लिए उन्होंने कंसेंट दिया और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में वो हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका स्वागत है वुमेन्स कॉलेज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर। आप मुख्य वक्ता हैं और मैं पर्सनली भी और वुमेन्स कॉलेज के तरफ से और तमाम हिंदी सेक्शन के जो हमारी कलीग्स हैं उनकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। शुरू करता हूँ। उसका विषय, उसका शीर्षक आपको मालूम ही है कि हिंदी की जो दशा और दिशा है वर्तमान में, ये तो जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अगर वर्तमान का निष्कर्ष निकालना है तो उसके लिए हमें इतिहास में जाने की जरूरत होती है और बिना इतिहास में गए जो वर्तमान का निष्कर्ष है उसे निकाल नहीं सकते। तो इसलिए मैं हिंदी की जो पृष्ठभूमि है वहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन बात करते हैं शुरू भारत से। आप सबको मालूम है कि हिंदी कोई इतनी पुरानी भाषा नहीं है, उसका साहित्य इतना पुराना नहीं है। लगभग 16वीं सदी से और लगभग 19वीं सदी के मध्य तक 1840 तक भारत की जो राजभाषा थी, कामकाज की जो भाषा थी, वो तो फारसी थी। वो न तो उर्दू थी ना हिंदी थी। अंग्रेजों ने 1840 और 43 में फिर उन्होंने इसको बदल दिया और अंग्रेजी और उर्दू भी बाद में आई लगभग। तो हिंदुस्तानी का जो रूप है वो बहुत पुराना है, वो काफी समय से उस पर काम हो रहा है। और एक चीज और है कि जब हम उस पर बात करते हैं तो फारसी को हम छोड़ नहीं सकते। फारसी उसका भाग है। तो फारसी और संस्कृत दोनों, अरेबिक भी है, उसके बाद तुर्की आती है, टर्की जो भाषा है उसका, और बाद में अंग्रेजी। तो हालांकि ये भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं का जो साहित्य है उसका प्रभाव हिंदी पर जाहिर तौर पर हिंदी और उर्दू पर पड़ा है। जब मैं यूरोप में हिंदी कहता हूँ, हिंदुस्तानी कहता हूँ, तो अगर आप मेरे यहाँ हिंदी सीखती हैं तो आपको उर्दू भी सीखनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आप देवनागरी आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको नस्तालिक भी आनी चाहिए। और फिर हम जो क्लासिकल इंडिया है उस पर भी अगर जाना चाहेंगे तो अलग बात है। तो वो इसका मतलब है कि हम जब बात करते हैं, जो भारत विद्या के जो लोग हैं वो जब भारत की बात करते हैं तो समग्र परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं करते इसकी हिंदी जैसे हिंदी भारत में समझी जाती है या उर्दू जो भारत में या पाकिस्तान में समझी जाती है, क्योंकि हमारे लिए वो भाषा तो एक ही है, क्योंकि उसमें व्याकरण उसका एक है, सिर्फ उसकी जो लिपि है वो अलग अलग। तो उस संदर्भ को लेकर के ये चर्चा हो रही है, क्योंकि वही इतिहास का बोध भी वही है। जब हम देखते हैं कि हिंदी वास्तव में
बहुत सारे लोग 12वीं सदी तक पहुंच जाते हैं कि भाई हिंदी का व्याकरण वो 12वीं सदी में दामोदर ने लिख लिया था। नहीं, ऐसा तो मतलब असंभव ही माना जा सकता है, क्योंकि जो दामोदर की जो रचना है, जो व्याकरण है, वो उसको आप नहीं समझ पाएंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा अगर आप सिर्फ हिंदी जानती हैं या जानते हैं। वो बिल्कुल जिंगल पिंगल वगैरह वगैरह जो भाषाएं हैं, उस तरफ उसका ध्यान है। और बहुत सारे लोग तो मतलब मुझे लगता है कि 99% लोग, प्रतिशत लोग उसको नहीं समझ पाए। तो इसलिए जो दुनिया में जितने भी विद्वान हुए हैं हिंदी के, चाहे वो व्याकरणाचार्य हों या फिर वो भाषाविद हों या फिर वो साहित्य के विद्वान हों या मानव विज्ञानी हो या दूसरे किसी विषय के हों, तो अधिकतर का मानना यही है कि हिंदी का जो पहला व्याकरण है, खास करके इस पर जो काम किया मेरे कलीग हैं, मित्र तो नहीं कह सकते, बहुत बुजुर्ग है, वो तेज भाटिया, सिराकुस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, उन्होंने 1985 में अपना थीसिस लिखा था इस पर, हिंदी का पहला व्याकरण। तो एक डच आदमी था, उसने ये व्याकरण लिखा। और मजेदार बात यह है कि जब वो व्याकरण लिख रहा था, तो जब वो ऐसा व्यक्ति था जो जर्मन बोलता था, डच मूल का था, लेकिन रहता उस क्षेत्र में था जो आज पोलैंड है। और उसने वहाँ बहुत सारे क्रिमिनल काम किए और वहां से भाग गया। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसे भारत ले आई। और बहुत कम, शायद आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में थी, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं जो इंग्लैंड की है। नहीं, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सारे वहां का अपना दखल दे रहे थे। तो वो वहां आया, तो उसने हिंदी देखा कि वहां तो कुछ है नहीं, तो उसने अपनी एक छोटी सी डायरी शुरू की और उसके बाद वो जो है अपना व्याकरण शुरू करता है और शब्दावली, शब्दकोश भी शुरू करता है। और ये सिर्फ सोचने की बात और समझने की बात भी है। वो व्यक्ति जो बाहर से आकर के हिंदी को कंपाइल कर रहा, इकट्ठा कर रहा, और कहाँ कर रहा, आपको ताज्जुब होगा सुन करके, उत्तर भारत में नहीं, सूरत में जाकर के उसने ये काम किया। और सूरत उस समय एक पोर्ट टाउन हुआ करता था, औरंगजेब के समय का मामला है। तो उस समय वो पूरे मुगल प्रशासकों का, यूरोपियन जो बिजनेसमैन थे और जो अरेबिक वर्ल्ड और जो फारसी मतलब पर्शियन लोग थे, उनके जो बड़े बड़े नेता, उनके जो बड़े बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, उनका मैनेजर बन गया। वो इतना बड़ा मैनेजर बना सिर्फ इसलिए कि वो भाषा जो उसने सीखी, उसके बाद उसने जो काम शुरू किया, तो उसके बल पर वो इतना आगे पहुंचा। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भाषा जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार का काम करती है। और वो सिर्फ हम निजी जो लोग हैं, व्यक्तिगत जो लोग हैं, उनके लिए तो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता शायद। हाँ, लेकिन जो हम संप्रेषण शक्ति होती है वो बढ़ती है और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवसाय में, बिजनेस में, और जो पॉलिटिशियंस हैं, और जो खास करके आप जानते होंगे एक शब्द है मल्टीलैटरलिज्म, मतलब जो विभिन्न देशों का एक हिंदी का व्याकरण लिखा, पहले शब्दकोश लिखा और फिर व्याकरण लिखा। शब्दकोश में तो उसने सिर्फ फ्रेंच और लैटिन का इस्तेमाल किया है, और लैटिन लिपि में हिंदी लिखी है, उर्दू लिखी, हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। लेकिन दिलचस्पी है कि व्याकरण में उसने देवनागरी का भी प्रयोग किया और नस्तालिक का भी प्रयोग किया। कुछ नस्तालिक हालांकि कम है, लेकिन देवनागरी में सारी टेबल्स, जो डिक्लिनेशन और जो कंजुगेशन होता है, मतलब क्रियापद, वो सब हिंदी में लिखा हुआ, देवनागरी में लिखा हुआ। 1704 में अपने यहाँ हिंदी का व्याकरण कब लिखा गया? 1875 में पहला, वो भी बिल्कुल वही एक तरह से इधर उधर करके वो पहला लिखा। तो उसके बाद हमारी यहाँ कहानी शुरू होती है हिंदी की। साहित्य में ठीक है कि साहित्य जो है वो उसको लिखा जा रहा था, वो सबको पता है कि चाहे वो भक्ति आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन में तो इतना सारा साहित्य लिखा गया, लेकिन आप देखिएगा कि उसकी भाषाएं उनकी अलग अलग हैं। वो जो प्रामाणिक
हिंदी जो हम आज मानते हैं मानक हिंदी, वो नहीं है। वो तो या तो ब्रज है, अवधी है, या कोई और अन्य भाषा है। हालांकि लोग तो उसको हिंदी ही मानते हैं। तो लिपि और कुछ शब्दावली की वजह से तो ऐसा मानना पड़ेगा। तो मैं जब जर्मन साहित्यकारों का इतिहास पढ़ रहा था और पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि अरे जो यहाँ के जो बहुत महान जो कवि हुए योहानस वोल्फगांग गोएथे, वो उनका जन्म हुआ 1750 में और 1832 में उनका देहांत हुआ। कालिदास को वो पढ़ चुके थे। कालिदास का जो मेघदूतम है, मुगल काल में भी बहुत सारे अनुवाद हुए। तो वहां से जो है वो सारे अनुवाद जो या तो फ्रेंच में अनुवादित हुए या फिर अंग्रेजी में हुए और फिर उसके बाद दूसरी भाषाओं में वो आए। तो धीरे धीरे करके, और खास करके एक और चीज शायद जानने वाली बात है, वो है पंचतंत्र की कहानियां। और पंचतंत्र की कहानियां लगभग लगभग 5वीं-6वीं सदी में, हमारे टाइम के 5वीं-6वीं सदी में यूरोप पहुंच चुकी थी। और दिलचस्प ये है कि जो पंचतंत्र की कुछ कहानियां हैं वो यहाँ के समाज में वो एक तरह से फोकलोर का भाग बन चुकी है। मतलब लोकगीत, लोक साहित्य का भाग बन चुकी है। आप बुल्गारिया जाएंगे, आप रूस जाइए, आप रोमानिया जाइए, आप यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रिया है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में वो एक तरह से उनका भाग बन गया वो। लेकिन उसके बाद एक और चीज सामने आती है, वो लगभग 12वीं सदी से और 15वीं सदी के बीच का विकास है। वो है जो सिंटी और रोमा जो यहाँ ईरान, इराक से होते हुए वो यहाँ आए। तो उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी शब्दावली जो है उसको मैं आप बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक लेख लिखा था हिंदी, उर्दू और रोमानी। तो हिंदी उर्दू तो मैंने लिखा, हिंदी उर्दू वाला पार्ट मैंने लिखा और रोमानी वाला पार्ट मेरी एक दूसरी कलीग है स्विट्जरलैंड की, उसने लिखा। तो हमने कोशिश की देखने की कि जो शब्दावली वो कैसी मिलती है। तो बहुत सारी शब्दावली वास्तव में जस की तस है, उसका थोड़ा एक्सेंट, बोलने का तरीका थोड़ा अलग। तो बहुत काम हो गया है और ये निश्चित हो गया है कि रोमाज जो है वो भारत से आए हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी मतलब जिसको हम बता सकते हैं कि ये भारत की है। फिर एक तीसरी वेव जो आती है वो है आपके जो हम कहते हैं गिरमिटिया। ये गिरमिटिया लोग जो है, जो अंग्रेज लोग हैं, वो ले गए उनको। तो वो चाहे वो सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो, या दक्षिण अमेरिका के दूसरे अन्य देश हो, तो वहां जो लोग गए उनके साथ भी भारतीयता और भारत की भाषाएं, चाहे वो मतलब हिंदुस्तानी उस समय, और वो फिर भोजपुरी वगैरह अन्य भाषाएं भी उनके साथ वहां पहुंच गई। तो धीरे धीरे कर, और जो अंतिम वेव जो अभी हमारे समय की है वो लगभग आजादी के बाद की है। आजादी के बाद बहुत सारे लोग वहां भारत से निकल आए। वो इंग्लैंड, जर्मनी बहुत कम लोग आए। जर्मनी अब जाकर के लोग आ रहे हैं, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका बहुत सारे लोग गए थे, तो उनके साथ ये सब आ गए। लेकिन इन लोगों ने गिरमिटिया को छोड़ करके 70 के दशक से पहले जो लोग विदेश आए थे, तो उस समय जो हिंदी का परफेक्ट था, हिंदी का जो दायरा था वो इतना नहीं बढ़ा था, क्योंकि लोग अपनी भाषा किनारे कर लेते थे, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी भूल जाते थे। और बहुत सारे लोग, यहाँ मैं जानता भी हूँ, यहाँ हैम्बर्ग में ही एक और बात शायद आपको जानकर खुशी होगी कि जिस शहर में मैं रहता हूँ हैम्बर्ग में, यहाँ पर हिंदी और उर्दू 1922 से पढ़ाई जा रही है। 1922 में जिस पद पर मैं हूँ, ये पद 1922 में क्रिएट किया गया था। तो और सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए थे। तो समझ सकते हैं कि यहाँ भारत की जो संस्कृति है, उसके साथ जो समाज और जो भाषा और साहित्य जुड़ा है, उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये पोर्ट टाउन है, तो यहाँ निश्चित तौर पर लोगों को काफी मालूम है भारत के बारे में, और बहुत सारी चीजें यहाँ होती रहती है। बहुत लोग यहाँ, करीबन 25,000 लोग, ज्यादा नहीं है लेकिन 25,000 भारतीय लोग स्कूल में ला करके यहाँ पर रहते हैं। तो जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 70 के जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय आपने अगर वो कहानी पढ़ी होगी, उसने कहा था,
तो उसने कहा था, उसमें स्पष्ट आपने फ्रेंच सोल्जर्स के बारे में पढ़ा होगा, जर्मन के बारे में पढ़ा होगा और ब्रिटिश नेम्स के बारे में और भारतीय लोगों के बारे में, तो उसमें बहुत सारा जिक्र आता है। तो ये वो दौर है जब बहुत सारे भारतीय लोग, उसमें हमें किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे लोग एक जैसे थे और सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। तो वो जो यहाँ पकड़े गए थे जर्मन सेना द्वारा, उन पर इन बदमाशों ने एक तरह का लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट किया। 1920 के बाद 1925-30 और हिटलर के समय के दौरान काफी एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए, और बहुत सारे लोगों की यहाँ कब्रें हैं जो मैं कई बार यहाँ देखता हूँ। तो वहाँ और कुछ पर जो है अच्छी बात है कि उस पर या तो नस्तालिक में लिखा गया है या फिर कहीं कहीं देवनागरी में भी ऐसा देखने में आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने उनको तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया बहुत सारी चीजें। तो वो ये, क्योंकि वो हिंदी और उर्दू का एक तरह से एक उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी एक धरोहर है उसका, तो इसलिए दुख होता है। लेकिन खैर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अचानक एक बाढ़ सी आ जाती पूरी दुनिया में भारत को जानने के लिए। तो वो संभवतः इसलिए है क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, और उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जो कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो बहुत गजब की है, बहुत अच्छी है। तो उसको जानने के लिए तो इन लोगों ने काफी कोशिश की, और फिर दूसरी तरह से जो कोल्ड वार शुरू होता है उसकी वजह से भी निश्चित तौर पर जो दक्षिण एशिया की जो भाषाएं उनको सीखना लोगों ने शुरू किया, और खास करके हिंदी और उर्दू उनके बहुत सारे संस्थान खोले गए थे। अकेले जर्मनी में आपको ताज्जुब होगा सुनकर के 1960 के दशक में जर्मनी में हर राज्य, यहाँ जर्मनी में 16 राज्य हैं और 16 के 16 राज्यों ने कम से कम एक इंडोलॉजी का संस्थान अपने यहाँ खोला। 1990 तक जर्मनी में लगभग 18 से 19 विश्वविद्यालय हिंदी उर्दू सिखा रहे थे। सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो भाषा सिखा रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है। भाषा तो हमारे यहाँ बहुत बेसिक मानी जाती है। भाषा को लेकर के जो मैंने बताया, साहित्य का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, संस्कृति का अध्ययन करना और इतिहास को जानना, ये हमारा काम है। तो हम, हालांकि टाइटल रहेगा भाषा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो भाषा है। हमारे यहाँ हिंदी का कोई संस्थान नहीं है। हिंदी सिर्फ एक भाषा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और समाज को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं और इतिहास को जानने की कोशिश रहती है। तो वो सारी चीजें उस भाषा के माध्यम से होती है। तो खैर अब धीरे धीरे ये चीजें बदल रही है। इससे पहले कि मैं उस तरफ थोड़ा और इशारा करूं, तो मैं एक और तरफ जाना की संभवतः कोशिश करूंगा कि हिंदी का जो साहित्य है, आपको मालूम है कि उसका जो पहला इतिहास है वो किसने लिखा है? जो त्रासे है हमारे फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द क्लासिक, उन्होंने लिखा था 1839 में। और उसके बाद आते हैं 1848 में मौलवी करीमुद्दीन साहब हुए, उन्होंने जो है तज़किरा शुआरई इसकी एक पुस्तक लिखी। और बाद में हम पहुंचते हैं लगभग 1883, मुझे ध्यान है, शिव सिंह सेंगर, वो शिव सिंह सरोज के नाम से पुस्तक लिखते हैं। उससे पहले आपको मालूम है कि कोलकाता में जो सोसाइटी की 1784 में, और विल्किंस जो है वो अनुवाद करते हैं भगवत गीता का 1785 में, और इसी तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है ठीक 1800। तो जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद वास्तव में जो भारत की जो भाषाएं हैं, खास करके हिंदी, उर्दू, बंगाली और अन्य जो भाषाएं, तमिल, उनका अध्ययन काफी क्या कहना चाहिए, गंभीरता से शुरू हो जाता है, गहनता से शुरू हो जाता है। उससे इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले इन भाषाओं का अध्ययन नहीं हो रहा था, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा था। वो निजी लोग थे, या तो पादरी हुआ करते थे या फिर जो
दूसरे अन्य जो इंडिविजुअल्स होते थे वो हुआ करते थे। और इसी तरह से आगे जा करके जब हम पहुंचते हैं लगभग अपने समय में, तब जा करके आप देखिए हमें आजादी के बाद जो काम होता है वो उसमें, और फिर मैं मानता हूँ कि 1970 या 80 मान लीजिए, 1950 और 1980 के बीच का जो काम है वो मेरे विचार से काफी अलग है जो उसके बाद का जो काम होता है। 80 के बाद का काम, 80 के बाद की जो भी चीजें होती है उसमें जो स्तरीयता है वो लगभग कम होती जाती है। और उससे पहले के जो आप साहित्य देखिएगा या कुछ और चीजें जो देखेंगे उसमें स्तरीयता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक मार्कर के रूप में हमें देखने की जरूरत है और उसको हमें अभी और ज्यादा उस पर शोध करने की जरूरत है। हिंदी के बारे में अगर आप दुनिया में देखेंगे तो कई विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार तो क्लेम करती है कि 200 विश्वविद्यालय, मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ कुछ मतलब सैकड़ों तो हैं। ये तो निश्चित है कि 100 से ऊपर, 150 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय वास्तव में हिंदी सिखा रहे हैं। और अब थोड़ी उसकी संख्या और अधिक हो गई क्योंकि चीन ने अपने यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले सिर्फ 10 वर्षों में चीन ने 16-17 विश्वविद्यालयों में हिंदी और उर्दू के जो कोर्सेस हैं वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसके जो इंटेंशन है वो तो मुझे लगता है कि भारत में जो लोग आप लोग हैं वो आपको भी उसका ज्ञान होगा, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। शिकागो विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एरिका, वो हमारी मित्र भी है, जानती भी है, तो और बहुत सारे दूसरे लोग में ग्रूमथाल है, तो वहाँ उन्होंने बाहर अपने श्याम पट जो आप कहते हैं, जो ब्लैक बोर्ड है, वहाँ लिखा है हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जिसे आधा बिलियन से भी अधिक लोग बोलते हैं, और वह भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है उसकी राजभाषा है। भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व ने हिंदी के विश्वव्यापी प्रभाव को उसकी परंपरागत सीमा से कहीं आगे बढ़ाया है। तो कुछ मामलों में मैं इनसे सहमत हूँ, कुछ चीजों से संभवतः सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये सच है कि हिंदी का दायरा वास्तव में बहुत बड़ा है अगर हम तुलना करें 1930 की या उससे भी पहले की। 1960 में एक ऐसा भी समय आता है जब अगर आप ग्रीक जो इतिहास है उसको पढ़िएगा, आधुनिक इतिहास ग्रीक का, और यहाँ तक कि जो मॉस्को टाउन उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी, दोनों एक साथ। 60 के दशक, 50 और 60 के दशक में ऐसा अवसर आया ग्रीस में कि वहां पर राज कपूर की फिल्में जैसे नहीं, जोकर शायद वो, और उनकी और दूसरी फिल्में जिनका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो लगभग महीनों तक वहां चली, सालों, कम से कम एक थिएटर में तो राज कपूर की कुछ फिल्में लगभग 3 से 5 साल तक लगातार चलती रही। और वहां की सरकार को इतना एक तरह से डर बैठ गया, भय हो गया कि उनका जो थिएटर का जो एकांकी की जो उनकी परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हिंदी फिल्में दिखाना बंद कर दिया। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो आज तो खैर हिंदी फिल्में सब जगह है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हिंदी का प्रसार जितना बॉलीवुड ने किया है उतना भारत सरकार ने नहीं किया। भारत सरकार कुछ काम कर रही है लेकिन उसमें भी अभी इतनी पेचीदगी है, उसमें इतनी अड़चने हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो पता नहीं वो हिंदी के होते भी हैं या नहीं होते हैं, मुझे बड़ा कभी कभी शक होता है। और ईमानदारी नाम की कोई ऐसी ज्यादा चीज वहां मिलती नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये मैं तो खुलेआम कहता हूँ, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या कोई भी हो, सभी पोडियम पे मैं ये कहता हूँ, तो मुझे कोई इसमें डर नहीं है, भय नहीं है कि ऐसा कहने में, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ यूरोप में हूँ,
तो देख रहा हूँ जगह जगह। तो इस तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके भारत सरकार को, और भारत के जो नौजवान साथी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको भी इस तरह, और लेखक को भी। क्योंकि हमारे यहाँ हो क्या गया है कि हिंदी का जो स्तर है, वो हिंदी कहते हैं ना, हिंदी ऐसी हो गई कि वो क्या कहना चाहिए, वो हर किसी की भौजाई जैसे हम समझते हैं ना, ऐसी हो गई। वो हिंदी का कोई स्तरीय, मतलब उसमें स्तरीयता इतनी कमजोर हो रही है कि वो, आप देखिए वर्तनी की कितनी गलतियां हम लोग करते हैं। हम जो जो शब्द प्रयोग है उसकी गलती होती है, वाक्य प्रयोग की गलती होती है, और लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, वास्तव में बहुत लिखा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लिखा जा रहा है उसमें जो स्तरीय साहित्य है वो बहुत कम है। और इसी को लेकर मैं अब अपना जो दूसरा पक्ष है उस पर आ रहा हूँ। जो प्रवासी साहित्य की जो बात है, जिसमें आप में से कई लोग मेरे ख्याल से काम भी कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। तो प्रवासी साहित्य का जो दायरा है वो वास्तव में उसका, खास करके उसकी बहस कम से कम वो बढ़ी है, उस पर विचार हो रहा वो खास। और बात यह है ना कि इस पर जो विचार हो, भारत में विचार हो रहा, यूरोप में उस पर विचार नहीं हो रहा। आज तक हमारे मतलब यूरोप में किसी भी विश्वविद्यालय ने प्रवासी साहित्य को अपने करिकुलम में जोड़ा नहीं है आज तक। इसका क्या कारण है? और प्रवासी साहित्य के माध्यम से कितने लोग हिंदी सीख रहे हैं, उसका क्या प्रसार हो रहा, इस पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ईमानदारी से हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग भारत से आकर के यहाँ आते हैं, हमें हिंदी पहले से आती है, हम लिखते हैं, तो जो लिखते हैं वो उसके लिए लिखते हैं जो भारत में बैठा है या जो जिसको पहले से ही हिंदी आती है। आपको क्या वो कहते हैं कि हिंदी दिवस एक ऐसा दिवस है जिस पर आकर के हिंदी वालों को ही उपदेश देते हैं कि हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, हिंदी की बात होनी चाहिए। हिंदी वाले हिंदी वालों को हिंदी के बारे में बताते हैं। तो फिर उसका विकास कैसे होगा ये बताइए, उसका प्रसार कैसे होगा? एक छोटे सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जर्मन सरकार, जब आपको मालूम होगा, पता कर लीजिएगा कि भारत में केंद्रीय विद्यालयों में भारत सरकार ने जर्मन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब ये मेरे ख्याल में, क्योंकि जो हमारे राजदूत हैं भारत में, उनसे मेरा संपर्क तो रहता ही है, तो कई बार ऐसी बातें भी होती है। तो पता चला कि जब बात शुरू हुई तो इन लोगों ने बहुत पहले से इसकी शुरुआत कर दी थी, और जर्मन सरकार ने बहुत पैसा उस पर खर्चा किया है उसकी, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो, जो शुरुआत हो, वो एक अच्छी तरह से हो और वास्तविक ढंग से हो। जो लोग वास्तव में जर्मन जानते हैं, जो जर्मन में काम करते हैं, जर्मन भाषा की संस्कृति को जानते समझते हैं, वही उस पर काम करें। और उसके इतिहास में अगर आप जानना चाहेंगे तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, भारत में इटली में जो जो भाषिक संस्था, भाषा के लिए जो संस्था तैयार की गई थी, वो 16वीं सदी में ही उन लोगों ने काम शुरू कर दिया था कि कौन सा शब्द उनकी भाषा में रहेगा, कौन सा नहीं, किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, किसका नहीं, और उनकी जो भाषा है उसका दायरा क्या हो, उसका भविष्य क्या हो और उसकी दिशा क्या हो। उन लोगों ने, हमारे यहाँ आज भी वो उपलब्ध नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ, वो कुछ लोग करते रहते हैं, जिसमें कभी कभी मुझे भी पूछा जाता है, शायद कभी वर्धा विश्वविद्यालय में कुछ हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि मतलब अधिकतर लोग आपसी में सहमत नहीं थे। अगर एक चीज जो मुझे लगता है कि हर शब्द का, भाषा का, चाहे कोई भी भाषा, उसका अपना एक इतिहास होता है, उस शब्द का अपना एक भूगोल होता है, और उस शब्द की अपनी संस्कृति होती है। और वो हम लोग जो हिंदी वाले हैं, हमको तो मालूम है कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है। अगर हमें ये नहीं आता है तो हम हिंदी काव्य को समझ ही नहीं पाएंगे। हिंदी जो
सटायर है उसको नहीं समझ पाएंगे, जो दूसरे कृतियां हैं उनको हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमको मतलब हिंदी का जो व्यंजना है वो मालूम नहीं होगी। अगर आप कुर्सी, अरे उसकी कुर्सी चली गई, अगर मैं सिर्फ यही कहूंगा अरे उसकी कुर्सी जो फिजिकल चेयर है वही खत्म हो गई और मतलब तो उसका कुछ और है, वही नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे कैसे समझ पाएंगे? ये समस्या वहां देखने को मिलती है और हिंदी में इसकी बहुत सशक्त जरूरत है, क्योंकि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी बहुत ही विस्तृत भाषाएं हैं, बहुत ही कहना ही चाहिए ना कि वो ध्वन्यात्मक भाषाएं हैं। और ध्वन्यात्मक भाषा होने की वजह से वास्तव में ये बहुत आसान है इनको सीखना और उनका मतलब भी जानना, उनको याद रखना, उनके बारे में जानना। फ्रेंच अगर आप सीखेंगे तो फ्रेंच में तो भाई कई ऐसे अक्षर होते हैं जिनको बोला ही नहीं जाता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। तो इस तरफ हम लोग कुछ, मुझे लगता है कि जहाँ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है ये, और हमारे यहाँ ये इस पर बहुत कम काम हो रहा है। जो शब्दकोश भी है वो एक तरह के शब्दकोश लिखे गए, वो अंग्रेजों ने या विदेशों ने लिख ले, हम लोग ज्यादा काम उस पर नहीं कर रहे। भारत में तो कम से कम मुझे दिखता नहीं है कि कहीं किसी ने शुरुआत की हो कि हिंदी या उर्दू का जो एटिमोलॉजिकल जो शब्दकोश है उस पर काम किया जाए। ये शब्द है कहाँ का? और एक बात और उससे, वो थोड़ी राजनीति से जुड़ी हुई बात है, लेकिन चूंकि हम स्कॉलर्स हैं तो हमें बात करने का हक है कि जो शब्द हिंदी में फारसी के हैं, अरेबिक है, उनको आप नकार नहीं सकते भाई। उस शब्द की अपनी, इसीलिए मैं कह रहा था कि हर शब्द की अपनी एक संस्कृति है। उस शब्द को अगर आप निकाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस शब्द की आत्मा कचोट रहे हैं, उस शब्द की आत्मा ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें गंभीरता। वापस आता हूँ जो प्रवासी साहित्य है। प्रवासी साहित्य में थोड़ी व्याख्या भी लोगों ने की है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप भी चुके हैं इस पर, बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि वो उसकी परिभाषा ही क्या है और कौन लोग उसमें आते हैं, क्या होना चाहिए, तो उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसमें जाने की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अलग था और आज का आधुनिक परिप्रेक्ष्य है वो बदल गया है। जब मैं जर्मनी आया, पहले मेरा अपॉइंटमेंट हुआ म्यूनिस्टर विश्वविद्यालय में, उसमें बहुत जवान था और मतलब आप समझ लीजिए कि मैं तो बिल्कुल कॉलेज से ही आया था, पीएचडी उसके बाद ही की मैंने, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो देखा कि यहाँ जो मानसिकता है, जो लोग सोचते हैं, वो बिल्कुल अलग है, हमारी तरह नहीं है। कोई साधन नहीं होता था, फोन करते थे तो फोन में इतने पैसे लग जाते थे कि आप ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। तो और आज का संदर्भ लीजिए, मैं तो यहाँ जर्मनी में हैम्बर्ग में बैठा हूँ, आप वहाँ लिगर्ड में बैठे हैं या कहीं देश के दूसरी कोने में बैठे हैं, हम आपस में मिल के बात कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर सक रहे हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य बदला है। और जब ऐसी स्थिति आती है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसकी वजह से जो मन स्थिति होती है, मानसिक स्तर जो होता है उसमें फर्क आता है। और जो वो नस्टाल्जिया है उसमें, उसकी सोच में वो फर्क आएगा, शब्द प्रयोग में फर्क आएगा, भूगोल में फर्क आएगा, जो राजनीतिक जो विकास है उसका अलग होगा, आर्थिक विकास है उसमें फर्क आएगा। तो इन सबको हमें ध्यान देने की जरूरत है अगर हम वास्तव में, क्योंकि एक और चीज है कि प्रवासी साहित्यकार क्या करते हैं, वो लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे हमारे यहाँ इतने बेहतरीन ढंग के साहित्यकार हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट ये है कि इसका उस साहित्य का जो प्रसार है वो सिर्फ, जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदी जो लोग पहले से जानते हैं उन तक सीमित हो जा रहा है। वो मतलब अपनी बबल में रहने वाली जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि उसमें जो विदेशी लोग हैं उनको जब तक हम शरीक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमें
किस साहित्य को, जो साहित्य का मतलब क्या है? साहित्य का मतलब है ना कि आप दिशा देते हैं समाज को, आप प्रेरणा देते हैं समाज को, आप समाज को आईना दिखाते हैं, आप समाज को समाज का जो इतिहास है उसकी अच्छाई और बुराई है उसको प्रतिबिंबित करते हैं, यही तो है। लेकिन जब तक जिस समाज में आप रह रहे हैं, मैं मान लीजिए मैं जर्मनी में हूँ और मुझे जर्मन समाज के बारे में ही मालूम नहीं है और मुझे यही नहीं कि मेरे बारे में जो जर्मन समाज है वो क्या सोच रहा है, तो मैं अपनी बात को कैसे रख पाऊंगा ये बताइए? ये असंभव है। और जो डिस्क्रिपेंस होता है, जो मतलब जो गैप होता है वो बना रहता है। तो इसलिए इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, गिरमिटिया जो समाज है उसकी तुलना वास्तव में इससे नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं क्योंकि गिरमिटिया समाज ने अपने लिए अपना जो नस्तालिक था, उनका देश परागमन जो हुआ उसके बाद जो लिखा वो उनकी पीड़ा है, वो उनका, क्योंकि वो उत्कटता है। वो एक जैसे कालिदास का जो मेघदूत है, अगर आप पढ़िएगा तो उसमें जो वो मेघ जो वो क्या कहना चाहिए, जो यक्ष होता है, वो अपनी यक्षिणी को जो है वो संदेश भेजता है बादल के साथ। और इस तरह की चीजें आपको जर्मन साहित्य में भी मिल जाती। तो देखिए, कालिदास हुए 4वीं सदी में, कालिदास का साहित्य आया यूरोप में लगभग 16वीं 17वीं सदी में, 17वीं 18वीं सदी में, और उसने यहाँ का जो जनमानस है उसके पठन को, उसको बिल्कुल प्रभावित किया है, बहुत प्रभावित किया है। बहुत सारी ऐसी कृतियां आपको मिलेंगी कि जो उससे प्रेरित है। यहाँ तक कि गांधी का जो डिस्कोर्स है, गांधी पर 1930 के बीच, 30 और 40 और 50 के बीच जर्मन में कुछ साहित्य लिखा गया, कम साहित्य लिखा गया लेकिन लिखा गया। और उसका जो प्रभाव है वो गांधी के जो गुण है, गांधी का जो परसेप्शन है, गांधी का जो देश का एक आइडिया है, उसको दिखाता है, उसको प्रदर्शित करता है। और एक उपन्यास है जो मैं, एक लेक्चर था गांधी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ इस संदर्भ में काम किया, पता चला कि एक ऐसा उपन्यास है जिस जो जर्मन में लिखा गया था 1933 में, 34 में, हिटलर के खिलाफ। और वो जो उसमें जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो गांधी का चरित्र वहां उभर कर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनमानस, भारतीय राजनीति के, भारतीय जो शिक्षक गण है, भारतीय जो महानुभाव है, बड़े लोग, उन्होंने विदेशों में अपनी छाप नहीं छोड़ी, बिल्कुल छोड़िए। रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, इकबाल को ले लीजिए। भाई एक और सूचना शायद आपको मालूम होगा, इकबाल, मोहम्मद इकबाल जो है वो, उन्होंने अपनी पीएचडी जर्मनी से की। 1906 में लगभग वो यहाँ जर्मनी म्यूनिख में आए और 1909 में फिर वापस ले गए। तो उनका बड़ा बड़ा प्रभाव है यहाँ के साहित्य पर, इकबाल का, गांधी का, टैगोर का, यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद का। उसको भी जो क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट है और जो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट है सब पढ़ते हैं। तो इस तरह की कृतियां लिखी जा रही, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आज के दौर में जो लिखा जा रहा है उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा अलग है। और वो मुझे लगता है कुछ कृतियों को छोड़ करके अधिकतर में शब्द प्रयोग, भूगोल, इतिहास और जो हम कहते हैं साहित्य में जो एक प्लॉट होता है, चरित्र होता है, समय होता है, इस सब चीजों को कम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमें वास्तव में इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। खास करके जो आलोचक हैं उनको एक पैमाना निश्चित करना पड़ेगा। जब तक हम एक पैमाना निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे पास कितना और समय है, आप कोई बता सकता है क्या? जी सर, आप बोल सकते हैं अभी और 10 मिनट 15 मिनट और जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। जी जी, मैं 10 से 12 मिनट और बोलूंगा। तो अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है, अनुवाद के माध्यम से, जैसा मैंने पहले कहा था कि अनुवाद के माध्यम से बहुत सारी कृतियां हिंदी, उर्दू और मराठी, बांग्ला, इन सब का जो है अनुवाद हो रहा है। अच्छा अनुवाद भी हो रहा और खराब अनुवाद भी हो रहा। खराब इसलिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर मुझे मान लीजिए उर्दू नहीं आती है, या मुझे नस्तालिक नहीं आती है, या मुझे फारसी नहीं आती है, तो मैं कैसे किसी कृति को जो 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 इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है उसका अनुवाद कर पाऊंगा? काफी मुश्किल होता है। और
अनुवाद में ये चीज और ध्यान देने की है, वो ये है कि जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग है यूरोपियन संस्कृति की तुलना में। कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे भारत का जो क्या कहना चाहिए, जो फैमिली सिस्टम है, परिवार है, उसको आप यूरोपियन परिवार से जोड़ेंगे या उसकी तुलना करेंगे तो आप तो खो जाएंगे कहीं। आपको लगेगा अरे मैं कहाँ पहुंच गया, क्योंकि जो चीजें हमारे यहाँ हैं वो चीजें यहाँ उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो उसे तो ये लोग बड़ा बुरा मानते हैं। ये लोग कहते हैं जैसे महिला से आप किसी महिला, कई जगह ऐसा देखा जाता है, हमारे बुजुर्ग लोगों में आपने देखा होगा, मेरे एक मित्र थे, बहुत सारे मित्र हैं, मसूरी में मैं रहा हूँ, तो उनमें बहुत सभी तरह के लोग, तो नाम नहीं लेते, हम कहते थे चाचा जी, ताऊ जी, इस तरह से उनको बुलाते थे। अब जर्मनी में आप किसी को बिना जाने पहचाने किसी को अगर आप अंकल बोलेंगे तो वो तो नाराज हो सकता है। आप समझ रहे हैं, जो संस्कृतियों की जो विभिन्नता है, जो भिन्नता है, हमेशा खराब नहीं होती है। आलोचना से हमें सीख मिलती है और आलोचना ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर हर कोई हाँ हाँ में हाँ मिलाता रहेगा तो फिर तो जो मैं जो लिख रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ, लगता है मैं तो सोचूंगा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन संभवतः मैं तो बहुत सारी चीजें गलत भी बोल सकता हूँ, बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि खास करके छात्रों को, अध्यापकों को प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए, प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन उससे और भी बढ़कर बात यह है कि जब हम प्रश्न पूछें तो प्रश्न के साथ साथ हमें यह भी सोचना जरूरी है कि इसके कितने संभव उत्तर हो सकते हैं। ये भी हमारा कर्तव्य है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा कि भारत के बहुत सारे जितने भी इंजीनियर्स यहाँ आते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं, सिंसियर होते हैं। भारत में ये लोग सिंसियर नहीं होते, लेकिन विदेशों में सिंसियर हो जाते हैं और बहुत सारे अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है। तो वो समस्या ये है कि वे लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनको बता दिया जाता है और ठीक उसी तरीके से करेंगे जो उन्हें बता दिया जाता है। वो इसके आगे पीछे माइनस प्लस नहीं करना चाहते। और ये जो माइनस प्लस अप अपसाइड डाउन लेफ्ट राइट करना है, ये हमें अभी मिसिंग है, वो हम लोग अभी भी नहीं कर पाते। तो यही इसी को कहते हैं तर्क, उसको सोचना है। तो ये हम लोगों को सोचने की, चाहे वो देखिए भाषा या साहित्य, वो सिर्फ जैसे भारत में जो परसेप्शन लोगों का होता है, अरे क्या है भाषा ही तो है, साहित्य ही तो है, नहीं ऐसा नहीं है मान्यवर। ये भाषा जो है वो बिल्कुल गणित की तरह ही उसका महत्व है और साहित्य का महत्व ठीक उसी तरह से जितना कि राजनीति शास्त्र का है और समाज शास्त्र का है, क्योंकि और इतिहास का है, क्योंकि इतिहास बोध भी हमें साहित्य से मिलता है। साहित्य अगर ठीक होगा, साहित्य का जो डॉक्यूमेंटेशन है अच्छा रहेगा और प्रमाणित होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जो इतिहास है उसको समझने में और अधिक सुविधा होगी, समझ उसको सुविधा रहेगी। अनुवाद बहुत हुआ है, चाहे वो जर्मन में हो, मैं भी करता हूँ, मैं भी जो कहानियां खास करके और जो कविताएं हैं वो मेरा क्षेत्र है तो इसलिए करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एकांकियां भी बहुत करीबन 15-16 एकांकियां भी हम अनुदित कर चुके हैं, उनका मंचन भी कर चुके हैं। एक और अच्छी बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, विश्व पटल पर हुई है, वो जो पत्रिकाएं छपी है, ऑनलाइन पत्रिकाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं या वैसी भी, तो उनसे बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट होती है, हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से विकास है और इसका उपयोग भी बहुत कर रहे हैं, हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन मेरे दुनिया में जितने भी दूसरे कलीग्स हैं वो भी उसका काम, उस पर उसका प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी जगह, जैसे न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल से भारत दर्शन के नाम से एक पत्रिका चलती है, वो लंदन से तेजेंद्र शर्मा तो चलाते ही हैं, लेकिन एक और इस बीच एक और जो विकास हुआ या एक
डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि भारत में जैसे कुछ पत्रिकाएं वो पूरी दुनिया की सूचना जो है वहां लाकर, जैसे गर्भनाल जैसी पत्रिका, उनका नेटवर्क काफी बड़ा है, अच्छा है। और इस तरह से जो दूसरी पत्रिकाएं वो भी अच्छा काम कर रही है, अनुभूति है वो भी बहुत अच्छा। और इंटरनेट पोर्टल पर जैसे हिंदी समय, हालांकि इस पर इतनी सारी गलतियां हैं। जब विभूति नारायण रॉय वर्धा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, तो क्योंकि मेरे मित्र हैं, मैं जाता रहता हूँ वहां भी, तो हमने उनसे कहा था कि आप जो कृतियां आपने अपलोड की हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जो वर्तनी की और शब्द प्रयोग की गलतियां हैं उसको अगर सुधारा जाए तो बहुत मदद होगी लोगों की दुनिया में। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक वो नहीं हो पाया। हालांकि वे लोग बहुत मटीरियल, बहुत लाखों कृतियां जो है उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कविता कोश और गद्य कोश ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इनसे इनकी जो प्रमाणिकता है बहुत अच्छी है और वो इनका प्रयोग हम लोग खूब करते हैं। और बाकी जो अन्य चीजें हैं उसका तो इधर उधर होता रहता है। और थोड़ा बहुत अपने जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि हिंदी का जो प्रयोग है वो बढ़ रहा है वास्तव में, लेकिन दुर्भाग्य से बोली के स्तर पर, मतलब भाषा के स्तर पर जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग बहुत बढ़ रहा है। लेकिन साहित्य के स्तर पर, जैसा मैंने पहले कहा, एक तरह से जो पॉपुलिज्म भारत में शुरू हुआ है उसका प्रभाव ये पड़ा है यूरोप पर कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने साहित्य का अध्ययन करना कम कर दिया। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है। मान लीजिए अगर किसी शोधार्थी को जो शोध करना चाहता है उसको ऐसी कृति दी जाती है, मिलती है कि जिसमें भयंकर गलतियां हैं, और चाहे वो किसी भी चीज की गलती है, तो वो उसका मन रूठ जाता है। वो कहता है यार ऐसी जगह क्या जाके मुझे फायदा है, कोई फायदा नहीं। और बोली के स्तर पर, बोलचाल की भाषा के स्तर पर, क्योंकि इसका प्रयोग बड़ा है, उससे काम भी मिल रहा है। जैसे मेरे कुछ छात्र छात्राएं जर्मन एम्बेसीज के लिए काम करती हैं, यहाँ तक कि 2-3 छात्र, तो एक छात्र तो जो भारत के एम्बेसडर है उसके जो निजी सचिव है मेरे छात्र हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जगह लोग जा रहे हैं। और आजकल जो एक नई बात सामने आई है वो है कि जो जर्मनी या यूरोप की जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनके लिए कुछ छात्र काम करते हैं। इसी तरह से जो भारत की कंपनियां काम करती हैं यहाँ यूरोप में, जर्मनी में, उसके लिए भी हमारे छात्र जाते हैं। और सिर्फ हैम्बर्ग की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 मिलियन है, मतलब 19 लाख है। और यहाँ की 528 कंपनियां, अब आप मतलब इमेजिन, अनुमान लगाइए कि 528 कंपनियां इस छोटे एक शहर, भारत के मुकाबले कितना है, मतलब 19 लाख क्या होता है भारत कुछ भी नहीं। आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 मेरे ख्याल से मिलियन है, उससे भी ज्यादा है, नहीं 222 मिलियन, मतलब करोड़ों की बात है। 528 कंपनियां सिर्फ इस छोटे शहर से भारत में काम कर रही हैं। और भारत की लगभग सिर्फ 125 कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं ना? तो वहां भी हमारा कुछ कार्य बढ़ा है और हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। दूसरी बात, जो आपने हमारे हिंदी गान अध्ययन का जो जिक्र किया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। बच्चे थिएटर खेलते हैं, वे आपसी वार्ता भी करते हैं, इंटरव्यूज भी लेते हैं जाकर के शहर में। जो भारतीय लोग हैं या पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा शायद कि यहाँ पर हमारे यहाँ पूरा साउथ एशिया एक है, पूरा साउथ एशिया, पूरा दक्षिण एशिया सिर्फ एक है। चाहे आप कहीं से भी हैं लेकिन आप मिल करके रहते हैं, तो उसका, और वहां हिंदी का प्रयोग होता है पूरा, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ तक कि अफगानी भी हिंदी बोलते हैं। और जो एक और चीज जो है, जो मेरे ख्याल से जिसका जिक्र होना चाहिए, वो है जो सेमिनार्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसके बारे में क्या कहा जाए। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ जब मैं तो करीबन 3-4 विश्व सम्मेलनों में गया हूँ, भाग लिया है, तो जो मैंने देखा और जो हमारा अनुभव है वो ये है कि वहाँ राजनीति के अलावा और कुछ होता नहीं है। उसका हिंदी से लेना देना बहुत कम है, उसका राजनीति से ज्यादा लेना देना है, और पुरस्कार से उसका मतलब है, बस वो सारी चीजें पुरस्कार तक सीमित है। तो ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है
कि अगर सरकारी स्तर पर इस तरह के काम होते हैं तो उसमें सुधार ना होने के क्या कारण है, इस पे कोई विचार नहीं किया जाता। और आपके मतलब भारत में इतने संस्थान खुले हुए हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, इतना पैसा वहां खर्च करती है भारत सरकार, लेकिन हमारे विद्यार्थी जब वहां जाते हैं तो 10 दिन में वहां से भाग करके मसूरी चले जाते हैं या कहीं और से। इसी तरह से जो मॉरिशस में जो विश्व हिंदी सचिवालय खुला है, वहां उनका वो लोग अभी वो कछुए की चाल से चल रहे, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि उनके पास अभी तक यही डेटा उपलब्ध नहीं है कि दुनिया में कितने संस्थान हिंदी सिखा रहे हैं। तो ये क्या क्या फायदा ऐसे संस्थानों का? आप तो भारत का जो जो टैक्स पेयर्स है उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। अगर आप इस तरह का काम जर्मनी में करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जर्मनी में एक बार हमारी जो फैमिली मिनिस्टर थी, वो एक बार सरकारी गाड़ी से स्पेन चली गई अपने परिवार को लेकर। आप यकीन मानिए, जैसे ही पता चला उसको पूरा खर्चा देना पड़ा और उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो जब इस तरह की ईमानदारी रहेगी तभी, चाहे वो भाषा है, साहित्य है या समाज है, संस्कृति है, क्योंकि ये सारा जुड़ा हुआ है। आप एक को दूसरे से नहीं अलग कर सकते, क्योंकि हम जो सोचते हैं, आप जो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के लोग जो सोचते हैं, उनकी जो सोच है वो हिंदी भाषा से प्रेरित है, वो भाषा उसको ड्राइव कर रही है और वो उसकी संस्कृति है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े और ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। कुछ अच्छी चीजें बहुत अच्छी हुई, जैसे यूएन ने जो है हिंदी वेबसाइट शुरू की है और यहाँ तक कि फीफा में भी जो फुटबॉल खेले जाते हैं वहां भी अब आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप जर्मनी आते हैं तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर लिखा गया है आपका स्वागत, हैम्बर्ग में आपका स्वागत है। बेल्जियम में भी लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट में यही लिखा हुआ है। वो वहां नस्तालिक में भी लिखा हुआ है, देवनागरी में भी लिखा हुआ। और अमेरिका में तो आपने बैलेट पेपर पे देखा कि वहां हिंदी में देवनागरी में भी छप रहा है, नोट छप रहा है। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है और ये समय वास्तव में भारत और भारतीयों का है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो भाषाएं हैं, खास करके हिंदी, क्योंकि 45% लोग कम से कम हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, वो बहुत बड़ा भाग है। और दुनिया में जो अन्य लोग हैं तो उसको लेकर के, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक जो मूल्य हैं, उनको लेकर के वास्तव में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लिया जाए कि हम जो काम है उसको ईमानदारी से और वस्तुनिष्ठ ढंग से आगे बढ़ाएं। हिंदी का भविष्य कुछ मामलों में अच्छा भी है और कुछ मामलों में बहुत खराब है। वो इसलिए क्योंकि भारत में जो विकास हो रहा है, कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब भारत आते हैं, हमारी जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, वो हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो जो रिक्शे वाला होता है वो भी अंग्रेजी में उत्तर देता है तो, और जो प्रोफेसर होते हैं वो भी दुर्भाग्य से अंग्रेजी में बात करते हैं। तो वो अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो लेकिन विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से सीख रहे हैं। जैसा मैंने कहा 17वीं सदी से प्रक्रिया चल रही है, अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वैसे वैसे हिंदी, उर्दू, इन भाषाओं का महत्व और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि निश्चित है कि अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है पूरे समाज और राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य तो ठीक है, लेकिन उसकी जो वही जो खामियां हैं, जब हमें उनको पाटना, उनको दूर करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोग तो कर ही रहे हैं। तो मैं आशान्वित हूँ, आशा है कि अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक टीस भी है और एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, डर भी रहता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हम उस जो स्थिति आने वाली है उसको संभाल पाएंगे, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। तो जाएंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है
और उसके न्यूज लेटर्स भी आते हैं, वो लोग सब उसको पब्लिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर देखिएगा, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। और आजकल अच्छी बात ये हो गई कि मान लीजिए अगर जर्मन डाक कुछ कर रहा है तो वो यूरोपियन यूनियन की जो वहां भी जो वैकेंसीज होती हैं वो भी वहां पब्लिश होती है। तो हमारे यहाँ देखिए अलग अलग तरह से आप पीएचडी कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया और आपको हमारे विश्वविद्यालय या किसी और विश्वविद्यालय ने वजीफा दिया। कुछ खास सीट्स होती हैं जो विश्वविद्यालय सिर्फ कुछ निश्चित नंबर जो पीएचडी स्कॉलर्स के होते हैं या पोस्ट डॉक के होते हैं उनको देता है, तो उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जो अपने खर्चे पर ये सब करते हैं, तो वो सारा जो निर्णय है वो प्रोफेसर या जो आपका जो मेंटर होता है उस पर निर्भर करता है कि वो आपको लेता है कि नहीं लेता है। उसका निर्णय जहां तक मेरी जानकारी है या हमारा अनुभव है वो ये रहता है कि पहली बात तो आपकी क्वालिफिकेशन जो भारत का एमए यहाँ